नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और आज अपने जो है डीसी मोटर जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और उसके साथ साथ में डीसी मोटर आपकी किस कारण से घूमती है इसके बारे में हम लोग जो है आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो टॉपिक आपको समझ में आए इसके लिए क्लास को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने जो है डीसी मोटर के अंदर चार जो है महत्वपूर्ण बातों की ओर देखते हैं कि ये जो है डीसी मोटर, इसके अंदर चार महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपके डीसी मोटर में से कोई भी ऊपर से क्वेश्चन उठाएगा तो इन्हीं में से उठाएगा। यानी कि अगर डीप क्वेश्चन ना पूछकर और इजी क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा तो यहीं से उठाएगा। सबसे पहली बात, डीसी मोटर की बात आ रही है तो रेटिंग, डीसी मोटर की रेटिंग जो है किसमें ली जाती है इसके बारे में देख लेते हैं। तो डीसी मोटर जो आपकी होती है उसकी रेटिंग जो होती है वो एचपी या फिर किलोवाट। डीसी मोटर की रेटिंग किसमें ली जाती है, एक क्वेश्चन आ गया, किसमें ली जाती है तो एचपी या फिर किलोवाट के अंदर ली जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में दूसरी बात करते हैं, डीसी मोटर जो है उसकी सिद्धांत कौन सा है। डीसी मोटर का सिद्धांत, तो डीसी मोटर जो है किस सिद्धांत पर काम करती है, क्यों घूमती है, किस कारण से घूमती है, तो उसके अंदर एक सिद्धांत लगता है, उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर जो है आपकी डीसी मोटर क्या करती है, काम करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। और तीसरी अपने बात करते हैं, डीसी मोटर के अंदर एक नियम भी लगता है। डीसी मोटर में एक नियम भी लगता है। रेटिंग की बात हो गई, सिद्धांत की बात हो गई, कौन सा सिद्धांत लगता है, और नियम की बात कर लेते हैं। तो नियम जो होता है वो आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का फ्लेमिंग का बाएं हाथ का आपका जो नियम है वो आपका डीसी मोटर में लगता है। और दाएं हाथ का नियम किस में लगता है, डीसी जनरेटर में लगता है, जो हम पीछे की क्लास में पढ़ के आए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि डीसी मोटर के अंदर जो है फ्लेमिंग का कौन सा नियम लगता है, दाएं हाथ का नियम या बाएं हाथ का नियम। तो डीसी मोटर में बाएं हाथ का नियम और डीसी जनरेटर में दाएं हाथ का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों को हम लोग अभी देखने वाले हैं कि विद्युत चुंबकीय खिंचाव क्या होता है और फ्लेमिंग का जो है बाएं हाथ का नियम किस तरीके से काम करता है। अब इसके बाद में जो है लास्ट जो है अपने देखते हैं कि इसके अंदर महत्वपूर्ण बात क्या है, तो इसकी दक्षता की, डीसी मोटर की दक्षता, डीसी मोटर की एफिशिएंसी कितनी होती है। तो डीसी मोटर की एफिशिएंसी वैसे तो कई बुकों में 75 से 85 देखने को मिलता है, कईयों में 80 देखने को मिलता है, कईयों में 85 देखने को मिलता है। तो मैं मानता हूं कि 80 से 85% आपकी जो है डीसी मोटर की एफिशिएंसी यानी कि दक्षता रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है अपने पास। यानी कि दक्षता क्या है, सबसे पहले दक्षता की बात कर रहे हैं तो दक्षता है क्या। तो आपने कोई भी मशीन है उसको क्या किया है, 100% जो है बल लगाकर घुमाने, जो है बल यानी कि सप्लाई दी है, बल यानी कि सप्लाई दी है। तो सप्लाई देने के बाद में वो मोटर क्या की है, घूमी है। और घूमने के बाद में उसने आपको 80 या फिर 85% आपको आउटपुट में घूमने के बाद में शक्ति दे दी। आपने यहाँ पर विद्युत शक्ति दी और यहाँ पर आपको क्या मिल गई, यांत्रिक शक्ति मिल गई। तो जो 15% हुआ है बीच में, ये जो 15% कहाँ गया, तो ये 15% लॉस के रूप में अपनी मोटर के अंदर उष्मा ऊर्जा के रूप में व्यय हो गया। तो अपनी मोटर के अंदर 100% सप्लाई देने के बाद में 15% का लॉस हुआ और 85% अपने को आउटपुट में सप्लाई मिल गई। तो इस तरीके से हम जो है दक्षता की बात करते हैं। तो
अपनी जो मोटर है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, तो 80 से 85%। नियम कौन सा लगता है, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। सिद्धांत कौन सा है, तो विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पे काम करता है। और रेटिंग किस में ली जाती है, तो एचपी या फिर किलोवाट के अंदर अपनी मोटर की रेटिंग ली जाती है। तो इतने जो टॉपिक है ये अपने बेसिक्स से बातें, कॉन्सेप्ट जो है अपने क्लियर हो गए होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपने आगे देखते हैं। अब अपने बात करने वाले हैं डीसी मोटर के अंदर सिद्धांत की, कि डीसी मोटर के अंदर कौन सा सिद्धांत लगता है। सबसे पहले तो विद्युत चुंबकीय खिंचाव। ये विद्युत चुंबकीय खिंचाव क्या है, कौन सा सिद्धांत है और किस तरीके से अपनी मोटर जो है काम करती है, इसके बारे में हम लोग जो है अभी पढ़ने वाले हैं। तो विद्युत चुंबकीय खिंचाव जो है इसको हम लोग एक हल्के से डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके क्या हो गए, दो एन और एस पोल हो गए, और ये आपकी एक कॉइल होगी जिसको आप क्या सप्लाई देते हो, तो डीसी सप्लाई देते हो। डीसी सप्लाई देते हो और डीसी सप्लाई देते हो तो उसके बाद में अब बात करते हैं ये विद्युत चुंबकीय खिंचाव क्या है या किस तरीके से अपनी मोटर घूमती है। तो सबसे पहले देखिए कि आपकी जो मोटर होती है उसको हम लोग डीसी सप्लाई दे रहे हैं। तो डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो इसके अंदर जो आपका चालक होता है या फिर एक कॉइल होती है उसी को आप डीसी सप्लाई देते हो। तो डीसी सप्लाई देते हो तो उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जब आप कोई भी आपकी तार होती है या फिर कोई कॉइल होती है उसको जब आप यहाँ पर सप्लाई देते हो तो सप्लाई देने के बाद में वो भी एक चुंबक की तरह काम करती है। उसके अंदर भी क्या बनते हैं, दो पोल बनते हैं और वो भी आपकी जो है चुंबकत्व के जो गुण होते हैं उनको ऑब्जर्व कर लेती है। और जब आप सप्लाई हटाते हो तो सप्लाई हटाने के बाद में उसमें से जो चुंबक के गुण हैं वो खत्म हो जाते हैं और वो एक तार का टुकड़ा रह जाती है। हम चुंबक चैप्टर में पढ़ के आए थे। तो अब देखिए यहाँ पर आप क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप सप्लाई दे रहे हो डीसी। तो डीसी सप्लाई देने के बाद में क्या होगा कि ये कॉइल भी क्या बनेगी, एक चुंबक बन जाएगी, यानी कि इसके अंदर भी दो पोल बनेंगे एन और एस। जब इसके अंदर भी आपके दो पोल बनेंगे तो हमने पढ़ा हुआ है कि आपके जो एस और एस दो समान पोल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। जो समान पोल होते हैं वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और जो दो आपके असमान पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये सिद्धांत जो है आपका ये काम करने वाला है, दोनों चीज़ें यहाँ पे काम करने वाली है। समझने की कोशिश कीजिएगा हल्के से। तो इसके अंदर आपने आउटपुट बाहर से सप्लाई तो डीसी दी है, लेकिन हमने क्या पढ़ा हुआ है, आर्मेचर जो होता है उस आर्मेचर में कौन सी सप्लाई होती है, तो एसी सप्लाई होती है। तो आर्मेचर में आपकी क्या है, एसी सप्लाई है और आपने आउटपुट में डीसी सप्लाई दी है। लेकिन कॉइल जो बन रही है, जो आपकी चुंबक बन रही है वो तो एसी के कारण बन रही है। अब देखिए क्या होगा कि जैसे ये आपकी एक कॉइल थी और आपने सप्लाई दे दी और सप्लाई देने के बाद में एक चुंबक बन गई। यहाँ पे आपका एन है पोल है और यहाँ पे आपका एस पोल है जो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये दोनों पोल हैं। तो अब क्या होगा, एन पोल को क्या करेगा, दूर धकेलने की कोशिश करेगा। तो इसने इसको क्या किया, दूर धकेल दिया। भाई ये देखिए ये दूर धकेल दिया। अब दूर धकेलने के बाद में क्या होगा, अब एन पोल जो है यहाँ पर आपका एस पोल है और यहाँ पे एन पोल है। तो एन पोल जो है क्या करेगा, एस पोल को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा और ये जो आपका एस पोल है ये एन पोल को खींचने की कोशिश करेगा। तो आपका जो कॉइल है वो इस तरीके से, यानी कि आपकी कॉइल इस तरीके से घूम जाएगी। तो घूमने के बाद में अब यहाँ पे एस पोल आ गया और यहाँ पे एन पोल आ गया। अब एन पोल यहाँ पर आ गया, लेकिन एस पोल यहाँ पर आने के बाद में अब देखिए
अगर यहाँ पर कॉइल घूमने के बाद में, अगर पोल घूमने के बाद में अगर यहाँ पे एस पोल यहाँ पे एन पोल हो गया, तो अब आपकी कॉइल जो है वो क्या करेगी, पकड़ कर रखने की कोशिश करेगी, दूर नहीं धकेलेगी। तो दूर नहीं धकेलेगी तो ये कॉइल अगला जो राउंड है अपना वो कैसे पूरा करेगी। तो इसके लिए आपका जो एसी जो होती है उसकी वेव फॉर्म काम करती है। यहाँ पे एसी की वेव फॉर्म यहाँ पे इस तरीके से काम करती है। तो एसी की वेव फॉर्म हमें क्या बताती थी कि जब आप इसको यहाँ पर आके रुकने की कोशिश करेगा, यहाँ पर आपका एस पोल होगा, तो एसी की वेव फॉर्म यानी कि जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, उस फ्रिक्वेंसी के कारण क्या होगा कि आपके जो पोल है वो पोल फिर से चेंज हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे आपका फिर से एन पोल बन जाएगा और यहाँ पे एस पोल बन जाएगा। तो फिर से आपके इसके ऊपर एक और खिंचाव बल काम करेगा, खिंचाव बल लगेगा जो आपका इस कॉइल को फिर से घुमाने की कोशिश करेगा और फिर से एक राउंड पूरा कर लेगी कॉइल। तो ये जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है, यानी कि ये जो इसके ऊपर बल काम करता है इसको घुमाने के लिए, इसी को हम विद्युत चुंबकीय खिंचाव बोलते हैं। यानी कि आपकी जो कॉइल होती है उसके अंदर क्या होता है, खिंचाव बल काम करता है जो आपकी कॉइल को घुमाने का प्रयास करता है। और कॉइल किसके अंदर लगी है, आर्मेचर में लगी है, तो आर्मेचर को घुमाने का प्रयास करेगी। और आर्मेचर किसके ऊपर लगा हुआ है, तो शाफ्ट पे। तो शाफ्ट घूमेगी तो आपको आउटपुट में यांत्रिक शक्ति के रूप में मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपकी जो डीसी की मोटर होती है वो डीसी की मोटर क्या करती है, काम करती है। यानी कि जब दो पोलों के बीच में हम इस कॉइल को सप्लाई देंगे तो सप्लाई देने के बाद में ये कॉइल भी एक चुंबक की तरह काम करेगी। और जब ये कॉइल चुंबक की तरह काम करेगी तो इसके भी दो पोल होंगे। तो इसके दो पोल होंगे तो दो जो समान पोल होते हैं वो तो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे और जो दो असमान पोल होंगे वो एक दूसरे को पास रखने की कोशिश करेंगे। तो जब यहाँ पर एन पोल और एन पोल होंगे तो ये कॉइल का ये जो छोर होगा इसको दूर धकेलेगा और एस पोल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और ये जो एस पोल है एस पोल को क्या करेगा, दूर धकेलेगा और एन पोल की ओर आने की कोशिश करेगा। जब ये घूमकर यहाँ पर आ जाएंगे तो इसके बाद में आपकी एसी की फ्रिक्वेंसी के कारण क्या हो जाएगा, ये पोल फिर से चेंज हो जाएंगे। तो फिर से चेंज होने के बाद फिर से एक बल लगेगा। इस तरीके से ये जो रोटेशन है वो चलता रहता है और आपकी जो मोटर है वो घूमने लग जाती है। इस तरीके से आपकी जो मोटर है वो किस सिद्धांत पे काम करती है, तो विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पे काम करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कि जो आपका बल लगता है वो कितना होता है, यानी कि फोर्स आपका जो है कितना होता है। तो BIL इसके द्वारा जो है कितना आपका जो है बल लगा है उसके बारे में हम लोग जो है पता लगा सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो अभी बात करते हैं अपने डीसी मोटर जो है उसको घूमने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता रहेगी, यानी कि कौन सी जो चीज़ें हैं वो अगर डीसी मोटर में होती है तो आपकी मोटर जो है आपको यांत्रिक शक्ति दे सकती है। तो उन मौलिक आवश्यकताओं की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं तो बात आती है आर्मेचर की, यानी कि आपकी जो मोटर है उसके अंदर एक आर्मेचर जो है होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर एक कॉइल लगी होनी चाहिए। दूसरी बात तो फील्ड पोल, होने चाहिए। तीसरी बात तो उसके अंदर आपकी विद्युतिक ऊर्जा होनी चाहिए। आर्मेचर होना चाहिए, फील्ड पोल होना चाहिए, विद्युतिक ऊर्जा होनी चाहिए। और उसके साथ में अगर बात करेंगे तो कम्यूटेटर या फिर ब्रशों की भी बात कर सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं ये होनी चाहिए। अगर ये चारों चीज़ें होगी तो आपकी मोटर आपको
आउटपुट में यांत्रिक शक्ति दे सकेगी। आप एक सप्लाई दोगे, विद्युतिक ऊर्जा जो है वो दोगे तो ही आपकी मोटर काम करेगी, चलेगी, सीधी सी बात है। और अगर उसके अंदर फील्ड पोल नहीं होंगे तो आप, और आर्मेचर के अंदर जो है एक विद्युतिक पोल नहीं बनेंगे, तो आपकी जो मोटर होगी उस मोटर के अंदर विद्युत चुंबकीय जो खिंचाव होगा वो खिंचाव काम नहीं कर पाएगा, तो भी आपकी जो मोटर है वो नहीं चलेगी। उसके साथ साथ में कम्यूटेटर और अगर ब्रश नहीं होंगे तो आप उसको सप्लाई दोगे कैसे। तो ये जो चारों चीज़ें हैं ये अगर आपकी मोटर में होगी तो ही आपकी जो मोटर है वो वर्क कर पाएगी। ये बेसिक चारों चीज़ें होनी चाहिए आपकी कोई भी मोटर के अंदर। अब इसके बाद में बात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग जो वैज्ञानिक था उसने बाएं हाथ का नियम भी दिया था और दाएं हाथ का भी नियम दिया था। तो दो दाएं हाथ का नियम है वो आपका डीसी जनरेटर में लगता है और बाएं हाथ का जो नियम है वो डीसी मोटर में लगता है। ये दोनों जो बातें हैं ये कंफ्यूज करने वाली रहती है। एग्जाम टाइम में भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपका मोटर में दाएं हाथ का नियम लगता है या फिर बाएं हाथ का नियम लगता है। तो मोटर की जब भी बात आएगी तो बाएं हाथ का नियम लगेगा और जब भी जनरेटर की बात आएगी तो दाएं हाथ का नियम लगेगा। अब ये दाएं बाएं का चक्कर क्या है दोनों देख लीजिए। तो आपका हाथ इसी तरीके से रहेगा, अंगूठा, तर्जनी, मध्य उंगली, ये तीनों आपकी समकोण पे रहेगी। आपका अंगूठा, तर्जनी और मध्य उंगली तीनों क्या रहेंगे, 90 डिग्री के एंगल पे रहेंगे। 90 डिग्री के एंगल पे रहेंगे तो आपका जो अंगूठा होगा वो आपका चालक के घूमने की दिशा, आपकी जो तर्जनी होगी वो आपका फ्लक्स की दिशा और आपकी जो मध्य उंगली होगी ये ईएमएफ की दिशा दर्शाएगी। ये अगर बाएं हाथ के नियम की बात आएगी तो ये हाथ आ जाएगा और अगर दाएं हाथ के नियम की बात आएगी तो ये हाथ आ जाएगा। बस हाथ चेंज होगा और उसके साथ में आपकी जो ये दोनों चीज़ें हैं ना, यानी कि ये अगर चालक के घूमने की दिशा है तो इसमें भी ये चालक के घूमने की दिशा रहेगी। ये अगर फ्लक्स की दिशा है तो ये भी फ्लक्स की दिशा रहेगी। ये अगर ईएमएफ की दिशा है तो ये भी ईएमएफ की दिशा रहेगी। यानी कि दोनों हाथ के अंदर दोनों जो चीज़ें हैं वो सेम रहती है, लेकिन आपका जो है काम दाएं हाथ के नियम का अलग जगह के लिए होता है और बाएं हाथ का नियम अलग जगह के लिए यूज होता है। अब दोनों का यूज, तो दाएं हाथ का नियम हम लोग पीछे पढ़ के आए थे। तो जनरेटर क्या करता है, तो जनरेटर हमें एक ईएमएफ पैदा करके देता है। तो जनरेटर हमें एक ईएमएफ पैदा करके अगर देता है तो आपका जो नियम होता है वो किस लिए यूज होता है, तो ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए, राइट। अगर बात आती है मोटर की, तो अगर मोटर की बात आ रही है तो मोटर क्या होती है, घूमती है। इस तरीके से आपकी मोटर घूमती है। तो मोटर अगर घूम रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये मोटर किस तरीके से घूमेगी, किस साइड में रोटेशन करेगी, इस रोटेशन का पता लगाना है। तो आपका कौन सा नियम लगता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। जो काम हो रहा है ना उस काम का पता लगाने के लिए मोटर क्या करती है, घूमती है। तो घूमने का पता लगाने के लिए, यानी कि मोशन, यानी कि घूमने का, रोटेशन का पता लगाने के लिए जो है इसके बारे में हम लोग जो है बाएं हाथ का नियम यूज करते हैं। और जब जनरेटर की बात आती है तो वहाँ क्या होता है, एक ईएमएफ पैदा होता है। तो उस ईएमएफ का पता लगाने के लिए जो है आपकी दाएं हाथ का नियम उपयोग किया जाता है। इस तरीके से जो है ये नियम उपयोग किया जाता है। अब पेपर में क्वेश्चन किस तरीके का रहता है, तो पेपर में पहला क्वेश्चन तो डीसी मोटर में कौन सा नियम लगता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब दूसरे कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो डीसी मोटर के अंदर अंगूठा क्या दिखाता है, ये जो नियम है इसमें आपका अंगूठा जो है वो क्या दिखाता है, अंगूठा क्या दिखाता है, तर्जनी जो है वो आपकी
किस चीज को प्रदर्शित करती है, और मध्य उंगली जो है वो किसको प्रदर्शित करती है। पेपर में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो अंगूठा जो होता है वो चालक के घूमने की दिशा, चालक के घूमने की जो दिशा होती है उसको आपका अंगूठा जो है क्या करता है, दिखाता है कि आपका जो चालक है वो किस तरीके से रोटेशन कर रहा है, किस तरीके से घूम रहा है, इस चीज़ का पता लगाता है। तर्जनी, आपकी जो तर्जनी है वो क्या दिखाती है, तो आपका फ्लक्स जो होता है उस फ्लक्स की दिशा बताती है। और मध्य उंगली ईएमएफ की दिशा। तो जब आपका फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होगा तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होगा तो ईएमएफ की दिशा दर्शाएगा, और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होगा तो चालक के घूमने की दिशा दर्शाने के लिए आपका जो है ये नियम उपयोग किया जाता है। अब उपयोग किस लिए करते हैं, तो उपयोग किस लिए करते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट आ गया आपका। जब भी नियम की बात आएगी तो नियम के अंदर जो क्वेश्चन बनेंगे, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किस लिए उपयोग होता है, तो चालक के घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए। और मोटर में कौन सा नियम लगता है, तो बाएं हाथ का नियम। अंगूठा क्या दिखाता है, तो चालक के घूमने की दिशा। तर्जनी क्या दिखाती है, तो फ्लक्स की दिशा। और मध्य उंगली क्या दिखाती है, तो ईएमएफ या फिर करंट की दिशा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका एग्जाम टाइम में रहता है, तो जल्दी से जल्दी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में बात करते हैं कि आपका जो मोटर है या फिर आपके जो जनरेटर है ये आपका घूम रहा था, ये मोटर जो आपकी जो मोटर है ये घूम रही थी, तो इसके घूमने की आपको दिशा चेंज करनी है। तो घूमने की दिशा हम लोग किस तरीके से चेंज कर सकते हैं वो देख लेते हैं। अभी मोटर के अंदर घूमने की दिशा देख लेते हैं। तो आपकी जो मोटर होगी वो किस तरीके से घूम रही है, ये आपकी एक मोटर है। जैसे माना ये आपकी कोई एक मोटर है जिसके अंदर ये आपके पोल लगे हुए हैं, ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होगी। अब ये आपका जो आर्मेचर जो था इसकी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन थी, DOR जो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इस तरीके से है, यानी कि ये इस तरीके से आपका आर्मेचर घूम रहा है। तो इस तरीके से अगर आपका आर्मेचर घूम रहा है तो इसके घूमने की जो दिशा है वो मुझे इस तरीके से चेंज करनी है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो मुझे चेंज करनी है। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, तो दो तरीके हैं इसको चेंज करने के। तो वो दोनों तरीके कौन कौन से हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करने के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता रहता है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो पहला तरीका है आर्मेचर के सिरे परिवर्तित करके। आर्मेचर के सिरे परिवर्तित करके आप जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रहेगी उसको क्या कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो, बदल सकते हो। यानी कि अगर इस तरीके से घूम रही थी और अगर आपने आर्मेचर के जो दोनों सिरे थे उनको एक्सचेंज कर दिया, यानी कि चेंज कर दिया, तो चेंज करने के बाद में ये जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगा ये उल्टी दिशा में हो जाएगा। जैसे मैं एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपका क्या है, फील्ड वाइंडिंग है, और यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, एक आर्मेचर लगा हुआ है। ये आपका फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों जुड़े हुए हैं। तो कौन सी मोटर आ गई, शंट मोटर आ गई। तो शंट मोटर है। अब इसके अंदर जो आपकी घूमने की जो दिशा थी, आपने इस मोटर के कनेक्शन उस तरीके से कर रखे हैं।
तो कनेक्शन कर रखे हैं तो आपको उसके घूमने की दिशा चेंज करनी है। तो दिशा चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि ये जो दोनों आपके छोर है इनको परिवर्तित कर दीजिए, यानी कि इस छोर को घुमाकर और यहाँ जोड़ दीजिए और इस छोर को घुमाकर यहाँ जोड़ दीजिए। अब आपकी जो मोटर होगी उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यानी कि घूमने की जो दिशा होगी वो क्या कर जाएगी, विपरीत हो जाएगी, बदल जाएगी। अब मुझे जो है ये तरीका नहीं अपनाना, दूसरा तरीका अपनाना है। तो दूसरा तरीका अपनाने के लिए आप जो फील्ड वाइंडिंग है उसके सिरे बदल दीजिए। फील्ड वाइंडिंग के सिरे बदलकर, फील्ड वाइंडिंग के सिरे बदलकर हम लोग जो है इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इसको परिवर्तित कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये जो आपका आर्मेचर घूम रहा था, ये आपका आर्मेचर घूम रहा था, इस आर्मेचर को विपरीत दिशा में घुमाना चाहता हूँ और मैंने कनेक्शन जो है आर्मेचर के वही रखने हैं, तो मैं आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है, ये आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है, इस फील्ड वाइंडिंग के सिरे परिवर्तित अगर कर देता हूँ तो भी आपका जो आर्मेचर है वो विपरीत दिशा में घूमने लग जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपने दोनों के सिरे परिवर्तित कर दिए ना तो आपका जो आर्मेचर होगा उसी कंडीशन में घूमता रहेगा। आपको केवल और केवल फील्ड वाइंडिंग के सिरे बदलने हैं या फिर आपको आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे बदलने हैं। दोनों में से एक ही वाइंडिंग का सिरा आपको जो है बदलना पड़ेगा। अगर दोनों वाइंडिंग के सिरे बदल दोगे तो जनरेटर की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगी, ये जो घूमने की जो दिशा होगी, उसमें कोई भी परिवर्तन जो है नहीं आएगा, वैसे ही आपकी जो है घूमती रहेगी। ये जो आपका डीसी मोटर है उसके अंदर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करने के लिए इस तरीके से हम लोग जो है कर सकते हैं चेंज। अभी जो है हम लोग आपको जो डेली 2 क्वेश्चन जो है क्लास के अंदर दिए जाते हैं उन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो पिछली क्लास के अंदर 2 क्वेश्चन आपको दिए गए थे, तो उसके अंदर आपको जो पहला क्वेश्चन दिया गया था वो क्या था, तो पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है। पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना था। तो कई बच्चों ने किया भी है, तो देख लेते हैं कि पूरा नाम क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा पीवीसी का जो पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो आपका पीवीसी का पूरा नाम होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीवीसी क्या होती है, तो आपके जो तार होती है उस तार के ऊपर जो इंसुलेशन जो चढ़ा होता है उस इंसुलेशन को हम लोग पीवीसी बोलते हैं। और फुल फॉर्म जो है आपकी पेपर के अंदर एक आधी जो है पूछी जाती है, हमेशा जो है 1 या 2 फुल फॉर्म जो है पूछ ली जाती है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपको जो पिछली क्लास के अंदर दिया गया था वो क्या था, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज जो है किसने की है, ये जो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो है वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया था, ये जो प्रोटॉन होता है उस प्रोटॉन की क्या है खोज की थी। अभी ये जो क्वेश्चन है आपको डेली 2 दिए जाते हैं, इसलिए दिए जाते हैं कि आपने जो है पीछे की जो क्लासें हैं उनको अगर देखा हुआ है तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये पीछे की क्लासों में मेरे करवाए हुए होते हैं। तो आपको जो है वो भी पता लगता रहता है कि किस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो क्विकली अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप किस तरीके से उनको हैंडल कर सकते हो। तो आज की जो क्लास के अंदर पहला क्वेश्चन है वो क्या है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रेरित ईएमएफ हमेशा उन कारणों का विरोध करता है जिसके कारण वह पैदा होता है। यानी कि पैदा होने वाला ईएमएफ हमेशा उन कारणों का विरोध करता है जिसके कारण वह पैदा होता है। तो यह किस नियम से संबंधित है, यह कथन
किस नियम से संबंधित है, ये आपको जो है कमेंट करना है कि आपका कौन सा वैज्ञानिक जो था जिसने ये नियम दिया होगा, जिसके अंदर ये लाइन लिखी गई होगी। तो आपको जो है उसका नाम जो है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। तो जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए और टाइप कर दीजिए कि वो कौन सा वैज्ञानिक है और बहुत पॉपुलर वैज्ञानिक है, ध्यान रखिएगा। और मेरा बार बार जो है क्लासों के अंदर ये जिक्र किया हुआ है कि इस वैज्ञानिक ने ये इस तरीके से नियम दिया हुआ है। अब जो है आज का आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है अर्धचालकों की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्धचालकों की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको जो है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। तो ये भी आप नीचे जाके और जल्दी से कमेंट के अंदर टाइप कर दीजिए, क्योंकि जो है इसमें आपको भी थोड़ा सा मज़ा आएगा और मेरे को भी देखने में मज़ा आएगा कि आपने जो क्लास है उसको पूरा देखा है और पूरा अटेंड किया हुआ है। तो क्लास आज की आपको कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक बटन जो है उसको ज़रूर दबाइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो आगे आने वाली जो क्लासें रहेगी उनके नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आपने सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाया होगा। तो मिलते हैं आपसे मोटर चैप्टर की अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।